Hello everyone, welcome to my Handshake Medical YouTube channel. I Kritika Dwivedi is here with you to guide you. आज हम फार्मेसी के चैप्टर होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस को डील करेंगे। इसका हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो भी होम्योपैथिक फार्मेसी लैब में यूज़ होते हैं। जैसे मोर्टार एंड पेसल आप सब लोगों ने यूज़ किया होगा, लैक्टोमीटर है, डेसिकेटर है, पिक्नोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल एक्सेट्रा और भी सारी सी चीज़ें हैं। इसको हम एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले है मोर्टार एंड पेसल। इसका शेप देखें तो ये मोस्टली हेमिस्फेरिकल शेप का हमें देखने को मिलता है। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, जैसे आयरन का बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है, पोर्सलेन का बना हुआ होता है। मोस्ट कॉमनली हमें पोर्सलेन वाला ही मोर्टार एंड पेसल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी, जैसे अगर हम आयरन वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा रस्ट फ्री होना चाहिए, बिकॉज अगर रस्ट हुआ उसमें तो जो भी हम वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंस यूज़ करेंगे उसको वो डिकम्पोज कर देता है। अगर हम पोर्सलेन वाला यूज़ कर रहे हैं तो वे मस्ट बी श्योर दैट इट शुड बी अनग्लेज्ड। ठीक है, वो मतलब चिकना नहीं होना चाहिए, उसके जो सरफेस है वो थोड़ा सा खुरदुरा होना चाहिए। ठीक है, अनग्लेज्ड होना चाहिए। और ग्लास मोर्टार एंड पेसल भी है। तो इसके हम यूजेस देखते हैं। यूजेस इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी सारे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके। तो आयरन एंड स्टील मोर्टार एंड पेसल ये हार्ड सब्सटेंस को, जैसे नक्स वोमिका, सबल सरुलाटा, इसको पल्वराइज करने के लिए यानी कि पीसने के लिए यूज़ होता है। पोर्सलेन वाला जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ ट्राइचुरेशन, जो भी सॉफ्ट ड्रग सब्सटेंस है उसको ट्राइचुरेट करने के लिए यूज़ होता है। ग्लास वाला मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है या पूछा जाता है या पूछा गया भी है कि ग्लास वाला जो मोर्टार एंड पेसल है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें प्रिकॉशंस हैं ध्यान रखनी है, जैसे मोर्टार एंड पेसल इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। जब भी हमें उसे यूज़ करना है उसे हमेशा हमें वॉश करके यूज़ करना चाहिए। फिर हम देखते हैं स्पैचुला। स्पैचुला भी डिफरेंट वेराइटीज़ के आते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। जैसे स्टील का बना हुआ होता है, पोर्सलेन का बना हुआ होता है, इवोरी यानी कि हाथी का दांत का बना हुआ होता है जो उसका मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग लैब में जो यूज़ करते हैं मोस्टली हम लोग स्टेनलेस स्टील वाला ही यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, तो जैसे स्टेनलेस स्टील वाला स्पैचुला ये फॉर द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन यूज़ होता है। जब हम पीसते हैं ड्रग सब्सटेंस को ट्राइचुरेट करते हैं तो उसके अगल बगल मोर्टार के अगल बगल साइड साइड हमारा ड्रग सब्सटेंस लग जाता है, तो उसको उससे स्क्रैप आउट करने के लिए हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला है। इसको इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोरोसिव सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उस समय हम सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला या हॉर्न स्पैचुला हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? कोरोसिव सब्सटेंस के लिए। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रेसेस। प्रेसेस सबको पता होगा, ये सब लोगों ने देखा भी होगा। जैसे हम लोग जूस वाले शॉप पे देखते हैं, जो लोग जूस निकालते हैं वो लोग प्रेसेस रख, जिसके बीच में जैसे वो लोग नींबू रख के निचोड़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से होता है प्रेसेस। ये क्या करता है, इसका यूज़ हम लोग सबको पता है कि ये स्क्वीजिंग जूस स्क्वीज़ करने के लिए होता है। ठीक है, फिर इसका प्रोसेस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि हम प्रेसेस को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, फिर आता है सीव्स। हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पूछे जाते हैं एक रैपिड रिवीजन करा रहे हैं आपका। सीव्स सीव्स क्या होते हैं, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीव्स में कि जो अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमें जो एडवाइस किया गया है कि हेयर और सिल्क सीव ही हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है। ठीक है, और जैसे इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीव होते हैं, जैसे सिल्क सीव ये ट्राइचुरेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ सीव्स भी आते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मैशेस वाले। तो जितने ज़्यादा नंबर के मैश सीव होंगे, जैसे
क्या होता है कि अगर आप ही सोचिए कि 1 स्क्वायर इंच में अगर 10 छेद हैं और 1 स्क्वायर इंच में 80 छेद हैं, तो जिसमें मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मैशेस होगा उतना ज़्यादा आपका फाइन पाउडर निकल करके आता है। तो सिल्क सीव किस लिए हम यूज़ करते हैं? ट्राइचुरेशन बनाने के लिए। हेयर और स्टेनलेस स्टील का सीव हम यूज़ करते हैं टिंक्चर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सीव। चॉपिंग बोर्ड सबको पता है, जिस पे हम रख करके ये एज अ बेस हम इसको यूज़ करते हैं, जिस पे हम रख करके कट करते हैं जो भी फ्रेश हमारा मेडिसिनल प्लांट या हर्ब्स हैं या जो भी चीज़ को हमको चॉप करना है उसको एज अ बेस हम चॉपर यूज़ करते हैं। और चॉपिंग नाइफ हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉफ्ट वेजिटेबल सब्सटेंसेस को हम इसी से चॉपिंग नाइफ से, या इसको चॉपर भी बोलते हैं, उससे हम इसको कट करते हैं। कॉर्क, कॉर्क जैसे कैप होता है, हम बॉटल के ऊपर कैप लगाते हैं, उसी तरह से कैप भी एक स्टॉपर के तरह ही होता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं और ये इट शुड बी ऑफ बेस्ट वेलवेट क्वालिटी। बेस्ट वेलवेट क्वालिटी हम बोलते हैं कि जो सबसे अच्छे वैरायटी की जो कॉर्क होता है वो बेस्ट वेलवेट क्वालिटी का ही होता है। ठीक है, और कॉर्क में कभी भी कॉर्क को मतलब एक ही कॉर्क डिफरेंट बॉटल्स को के लिए हमें नहीं यूज़ करना है सेम कॉर्क। और जो भी अंदर हम मेडिसिन रख रहे हैं जिस बॉटल के, उससे कॉर्क से वो मेडिसिन कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉर्क में यही है। फिर स्पून आता है, स्पून भी डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, इवोरी, हॉर्न, बोन। ठीक है, पोर्सलेन का, ये स्टेनलेस स्टील का स्पून होता है। मोस्टली हम लोग पोर्सलेन वाला या स्टेनलेस स्टील वाला ही यूज़ करते हैं। स्पून का यूज़ सबको पता है कि जैसे अगर हम शुगर ऑफ मिल्क को ले रहे हैं तो उसको हम जैसे मेज़र करते हैं शुगर ऑफ मिल्क ट्राइचुरेशन के पहले, तो स्पून से ही हम ले करके उसको हम मेजरिंग जिस पे हम करना है उस पे हम रखेंगे। या ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड, लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्पून से निकालेंगे और उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्पून का यूजेस भी आप सबको पता है। फिर आता है हमारा स्केल। स्केल ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लेंथ मेज़र करते हैं। ये वुड, स्टील या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, जो स्केल जिसमें ग्रेजुएशन होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर का, उसको हम मिलीमीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो स्केल में ये सारी सी चीज़ें हो गई। और इसमें जैसे ध्यान रखना है कुछ बातें, जैसे हम इसमें रीडिंग लेते हैं तो कभी भी जहाँ से जिसका हमें रीडिंग लेना है वहाँ पे हम कभी भी जीरो एंड स्केल का नहीं प्लेस करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम स्केल को जब मेज़र करते हैं तो उसका आगे वाला हिस्सा हम पकड़ के उसको मेज़र करते हैं। तो जो जीरो एंड होता है वो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लंबे टाइम से स्केल को यूज़ करते रहते हैं तो वो वाला जो पार्ट होता है वो वॉर्न आउट मतलब घिस गया रहता है, इसलिए मेज़रमेंट उतना प्रॉपर नहीं आता है। इसलिए हम कभी भी मेज़र करने के लिए ज़ीरो वाला एंड नहीं प्लेस करेंगे जहाँ से हमें डिस्टेंस मेज़र करना है। ठीक है, और हमें हमेशा जब भी रीडिंग लेनी है तो हमेशा हमें परपेंडिकुलर देखना है, ताकि हमें जो भी हमारा मेज़रमेंट है वो गलत ना आए। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो ग्लोब्यूल के साइज़ को मेज़रमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम ग्लोब्यूल के साइज़ को मेज़रमेंट करने के लिए हम मिलीमीटर स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा फ़नल। फ़नल सब लोग देखे होंगे घरों में। ठीक है, ये ग्लास या प्लास्टिक या पोर्सलेन का बना हुआ होता है। इसका अपर पार्ट जो होता है एक्सपेंडेड होता है और कोनिकल होता है, और इसका लोअर पार्ट नैरो पाइप लाइक होता है। इसका यूज़ हम ट्राइचुरेशन, सब्लिमेशन या ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर आता है कंटेनर, बॉटल एंड ग्लासेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल, ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल भी यूज़ होते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बॉटल यूज़ कर रहे हैं वो न्यूट्रल ग्लास का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल ग्लास का नहीं बना हुआ होगा तो जो भी उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस रखते हैं वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हमेशा जो उसका ग्लास होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे फ्लिंट ग्लास का यहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि
जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपोजिशन दिया हुआ न्यूट्रल फ्लोइन ग्लास का, और क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ड्रग सब्सटेंस होते हैं, मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं कि वो डिकम्पोज करने लगते हैं। इसीलिए हम उन मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए हम कलरिंग बॉटल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कलरिंग एजेंट दिए हुए हैं बॉटल के। जैसे जो येलो कलर बॉटल होता है उसमें कैडमियम सल्फाइड और यूरेनियम ऑक्साइड कलरिंग एजेंट होता है। अम्बर्ट कलर बॉटल में कार्बोनियस मटेरियल विथ सल्फर और आयरन सल्फाइड होता है। एंड वाइट फियाल्स में एस्फाल्टम और ब्लैक वार्निश होता है। ठीक है, फिर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर बर्ट ने ये एडवाइस किया है कि हमें अवॉइड करना, यानी कि नहीं यूज़ करना है ब्लू कलर्ड बॉटल को। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कलरिंग एजेंट होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, और अगर हम ब्लू कलर्ड बॉटल यूज़ करते हैं तो वो हमारे मेडिसिन को पे इंजूरियस इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, और जब भी हमें फ्लोरिक एसिड को स्टोर करना है उसके लिए हम गट्टा पर्चा बॉटल यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू है, पूछा जाता है, पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखेंगे उसमें, कि फ्लोरिक एसिड को हम स्टोर करने के लिए कौन सा बॉटल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम गट्टा पर्चा बॉटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया बॉटल के बारे में कुछ बातें। फिर आगे और चीज़ें दी गई हैं, जैसे इसका यूजेस भी है। हम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को, जैसे इसमें और भी चीज़ें दी है, जैसे जेना ग्लास बॉटल भी होता है, उसका भी कंपोजिशन दिया गया है। पायरेट ग्लास बॉटल होता है, उसका भी कंपोजिशन दिया गया है। ठीक है, फिर इसके यूजेस होते हैं, जैसे हम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर या मदर सोल्यूशन रखने के लिए हम ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल का हम यूज़ करते हैं। और फ्लोरिक एसिड, हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्लोरिक एसिड को स्टोर करने के लिए उसके लिए ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल भी इनसफिशिएंट होता है, उसको हम गट्टा पर्चा बॉटल में ही हमेशा स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा वॉल्यूम मेज़रमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट, जैसे जिसमें सबसे पहले है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर ये लॉन्ग सिलेंडर होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। इसको हम वॉल्यूम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इससे जो मेज़रमेंट होता है उसमें बहुत एक्यूरेसी नहीं होती है। इसीलिए जब भी हम इसमें मेज़रमेंट करते हैं तो जितना भी हमें कैपेसिटी का मेज़रमेंट करना है उससे क्लोज कैपेसिटी का हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। जैसे 50 ml कैपेसिटी यूज़ करते हैं, 45 ml अगर हमें मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेजरिंग सिलेंडर की। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, फिर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी ग्लास का ही बना हुआ होता है। इसका शेप अगर बात करें तो इसका बॉटम फ्लैट होता है और नेक लॉन्ग एंड नैरो होता है। इसका स्टॉपर प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ होता है। इसकी कैपेसिटी 5 ml 10 ml से लेकर के 2000 ml तक देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो किसी भी सोल्यूशन को बनाने या उसको स्टोर करने के काम में ये आता है। ठीक है, फिर ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल के बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या है कि ये भी लॉन्ग ग्लास ट्यूब ही होता है। ब्यूरेट इसका यूनिफॉर्म बोर होता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ब्यूरेट लेबल भी है। इसका यूनिफॉर्म बोर यानी कि यूनिफॉर्म डायमीटर होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। 10 से 15 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसका अपर एंड आप देख सकते हैं ये ओपन होता है, और इसका लोअर एंड जो होता है, लोअर एंड देखिए ये जेट लाइक होता है। जेट लाइक यानी कि जैसे एरोप्लेन होता है वो आगे से पतला होता है ना, उसी तरह से इसका लोअर एंड जेट लाइक होता है, यानी कि आगे से पतला होता है। ठीक है, और अब इसके मतलब नीचे से 5 से 6 सेंटीमीटर अबव एक जेट पॉइंट होता है, वहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि वहाँ ग्लास स्टॉप कॉक लगा होता है। और इससे जो हम कैपेसिटी मेज़र करते हैं वो 25 ml 50 ml 100 ml ऐसे इससे हम कैपेसिटी मेज़र करते हैं, और जनरली वैसे हम 50 ml वाला ही ब्यूरेट यूज़ करते हैं। इसका हम अगर यूजेस देखें ब्यूरेट का, तो इसका यूजेस जैसे हमें
एनालिटिकल लैब में हम इसका यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ट्राइचुरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एनालिटिकल लैब में, या फिर एनालिसिस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस के लिए हम ब्यूरेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्यूरेट के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा वो है पिपेट। पिपेट ये भी क्या होता है कि ये भी ग्लास का ही बना हुआ होता है। ये देखिए ये हमारा पिपेट है, ठीक है। इसका अपर एंड क्या होता है, ये स्टेम लाइक होता है, ठीक है। इसका अपर एंड पतला होता है, स्टेम लाइक होता है। मिडिल में ये सिलेंडर, देखिए मिडिल में थोड़ा सा मोटा है और ये सिलेंडर लाइक है, तो सिलेंड्रिकल बल्ब लाइक होता है। इसका लोअर एंड फिर से पतला और लंबा स्टेम जैसा हो जाता है। अपर एंड पे इसकी मार्किंग होती है जो इसकी कैपेसिटी बताता है कि कितना वॉल्यूम ये मेज़र करेगा, ठीक है। और पीपेट अलग अलग कैपेसिटीज़ के आते हैं, जैसे 2 ml 5 ml 10 ml, ये सारे कैपेसिटीज़ के पिपेट आते हैं, ठीक। पीपेट दो टाइप के होते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक पीपेट होता है, ग्रेजुएटेड पीपेट होता है। वॉल्यूमेट्रिक पीपेट हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक पीपेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक पीपेट के बारे में बात की गई है, फिर बात किया गया है ग्रेजुएटेड पीपेट की। तो अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हमें मेजरमेंट करना है तो हम वॉल्यूमेट्रिक पीपेट यूज़ करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक पीपेट में भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, पिपेट विथ सिंगल ग्रेजुएशन मार्क एंड पिपेट विथ डबल ग्रेजुएशन मार्क, ठीक है। पिपेट विथ सिंगल ग्रेजुएशन मार्क मतलब कि इसमें एक ही ग्रेजुएशन मार्क रहता है, वो भी अपर एंड पे, जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें जैसे पीपेट विथ सिंगल ग्रेजुएशन मार्क, इसमें एक ही ग्रेजुएशन मार्क रहता है अपर एंड पे, और पीपेट विथ 2 ग्रेजुएशन मार्क, इसमें अपर और लोअर एंड दोनों पे ही ग्रेजुएशन मार्क होता है, ठीक है। और जो ग्रेजुएटेड पीपेट होता है उसमें दो टाइप के होते हैं, पीपेट विद ग्रेजुएशन एक्सटेंडिंग टू टिप एंड पीपेट विद ग्रेजुएशन नॉट एक्सटेंडिंग टू टिप। तो आप इस वाले फिगर में देखिए, इसमें क्या है, पहले में देखिए इसमें ग्रेजुएशन टिप तक एक्सटेंडेड है, और जो दूसरा फिगर है, फिगर बी वाला, उसमें ग्रेजुएशन टिप के पहले है। तो उस बेसिस पे ग्रेजुएटेड पीपेट को डिवाइड करते हैं, pipette with graduation extending to tip and pipette with graduation not extending to tip, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक। तो अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं पिपेट का। तो ये विड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम ऑफ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ये विड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र करने के लिए। और इससे हम क्या करते हैं, हम मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को एक वेसल से निकाल के दूसरे वेसल में एक्यूरेटली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है कुछ, जैसे कि इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से इसको वॉश आउट करते हैं, फिर हम डाइल्यूट HCl से इसको वॉश आउट करते हैं, देन प्योरीफाइड वाटर का यूज़ करते हैं, और फाइनली हम एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन का यूज़ करके हम इसको वॉश आउट करते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि हम अल्कोहल और एसीटोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि इससे क्विकली जो हमारा पिपेट है वो क्विकली ड्राई आउट हो जाता है, और जो भी उसमें ग्रीस है वो भी रिमूव हो जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग पिपेट। कैलिब्रेटेड ड्रॉपिंग पिपेट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा। कैलिब्रेटेड यानी कि इसमें ग्रेजुएशन होगा, इसमें मार्किंग्स होती हैं, इसलिए इसका नाम है कैलिब्रेटेड, या इसी को हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट। तो इसमें मार्किंग होती है, जैसे 5 ml 1 ml या 2 ml, ये इसमें मार्किंग होती है। इसके मेज़र करने का ये तरीका होता है कि इसमें हम जैसे 1 ml वाटर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक पीपेट से मेज़र करके लेते हैं और उसको एक टेस्ट ट्यूब में हम डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस ड्रॉपिंग पीपेट को हम लेते हैं और उसमें से 1 ml वाटर को हम सक कर लेते हैं, और ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम एक एक ड्रॉप जो हम 1 ml सक करके लिए हैं उसको काउंट करके हम एक एक ड्रॉप क्या करते हैं, गिराते हैं,
ठीक है। तो हम ये एट लास्ट हम देखेंगे कि 1 ml में, जब हम 1 ml पूरा गिरेगा, जब हम काउंट उसको करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 ml में 20 ड्रॉप गिरे हैं और 1 ड्रॉप में 0.05 ml होता है। तो ये क्या होता है कि ड्रॉपिंग पिपेट एक्यूरेटली ड्रॉपर से लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लासेस। ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको लेबोरेटरी में नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा बीकर। ठीक है, तो ये बीकर ग्लास का बना हुआ होता है। बीकर हमारा डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट वेराइटीज़ का होता है। जैसे एक होता है बिकर विथ लिप और बिकर विदाउट लिप। ठीक है, तो जो जिसमें लिप होता है वो प्रॉपर लिक्विड सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए इजी होता है उससे। ठीक है, तो ये होता है बिकर। उसके बाद आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर हम सबको पता है कि टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये भी ग्लास का बना हुआ होता है और इसके अंदर मरकरी डला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि जो मरकरी होता है उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मरकरी की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट के साथ एक्सपेंड करता है। तो जब भी इसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, वैसे वैसे क्या होता है कि मरकरी राइज़ करता है। तो इस तरह से ये हमें एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है। थर्मामीटर डिफरेंट इसमें स्केल्स यूज़ होते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल का आता है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट और रीमर स्केल। ये 3 स्केल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सेल्सियस स्केल को कंस्ट्रक्ट किया था स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस स्केल डिवाइडेड होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसका स्केल जो डिवाइड होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक डिवाइड होता है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे ये भी चीज़ बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये भी हो सकता है कभी पूछ ले। फ़ारेनहाइट स्केल इसको इन्वेंट किया था जर्मन फिजिसिस्ट गैब्रिएल डैनियल फ़ारेनहाइट ने। और इसमें अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो इसमें 32 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने पहले सेल्सियस बोल दिया था, वहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हम रीमर स्केल का भी यूज़ करते हैं। रीमर स्केल को इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच फिजिसिस्ट RAF रीमर ने। और इसमें 0 डिग्री रीमर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है और 80 डिग्री रीमर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब सबको पता है, ये हम लोग लैब में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, इसका अपर एंड ओपन होता है, लोअर एंड क्लोज्ड होता है और इसको होल्ड करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करते हैं। फिर आता है ग्लास रिटॉर्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी हम आगे बताते हैं इसको। ग्लास रिटॉर्ट ये फ्लास्क लाइक राउंड बॉटम एपरेटस होता है। इसका जो एक एंड होता है वो ट्यूब के तरह दिखता है। ठीक है, वो बेंट होता है, ट्यूब के तरह दिखता है और इसका हम यूज़ करते हैं एज अ डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि इसको मास्टर हैनीमैन सर ने इसका यूज़ किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को हैनीमैन सर ने यूज़ किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम। ठीक है, तो वो ग्लास रिटॉर्ट है। या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा उसमें मेडिसिन था, तो वो कॉस्टिकम मेडिसिन है। ठीक है, कौन किया था, वो हैनीमैन सर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। स्पिरिट लैम्प ये बना हुआ होता है आइदर एल्यूमिनियम और ग्लास का। ठीक है, ये इसको हम हीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग इसको यूज़ करते हैं। इसका लोअर एक्सपेंडेड पार्ट होता है और जिसमें कि स्पिरिट होता है। ठीक है, और इसको हम हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसका फ्लेम जो आता है इससे, वो क्या होता है कि उससे कम हीट प्रोवाइड होती है इन कंपैरिजन ऑफ बर्नर। ठीक,
फिर हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो है बर्नर। तो बर्नर डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं और इसको ये भी एक हीटिंग डिवाइस है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्नर आते हैं, जैसे बंसन बर्नर, मेकर बर्नर, टैक्ल्यू बर्नर, रिंग बर्नर, फिश टेल बर्नर। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्नर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर को डिस्कवर किया था जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट बर्नसन ने। इसका यूज़ हम लैबोरेटरीज में करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एंड फ्लेम बाय बर्निंग गैशियस फ्यूल। इसमें गैशियस फ्यूल जैसे कोल गैस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको बर्न करके इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं बर्नर में, बंसन बर्नर में, ठीक। और जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्रास और आयरन का बना हुआ होता है। और इसका जो बर्नर, इसमें बर्नर ट्यूब होता है, बैरल होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है मेकर बर्नर। मेकर बर्नर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा। मेकर बर्नर इस तरह से डिज़ाइन होता है ताकि ये देखिए, ये वाला है हमारा बंसन बर्नर, फिर ये वाला दिख रहा है, ये है मेकर बर्नर। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा मेकर बर्नर। मेकर बर्नर इस तरह से डिज़ाइन होता है ताकि वो गैस के साथ साथ हायर प्रपोर्शन ऑफ एयर का भी यूज़ कर पाए, ठीक है। और इसका ये खासियत होता है कि इसमें स्ट्राइकिंग बैक के चांसेस नहीं होते हैं बंसन बर्नर की तरह, ठीक है। बंसन बर्नर की तरह इसमें स्ट्राइकिंग बैक के चांसेस नहीं होते हैं। स्ट्राइकिंग बैक मतलब होता है कि अंदर के तरफ फ्लेम अंदर के तरफ चली जाती है और उसमें आग लग जाता है, ठीक है। तो बंसन बर्नर में ये चांसेस रहते हैं कि उसमें स्ट्राइकिंग बैक के चांसेस होते हैं, फ्लेम अंदर के तरफ जाके वो आग पकड़ लेता है। बट मेकर बर्नर में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि वो गैस के साथ साथ हायर प्रपोर्शन ऑफ एयर का भी यूज़ उसमें हो रहा है, उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जो भी उसमें हम गैशियस फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, उसको प्रॉपर एयर मिल रही है, जिसके वजह से उसमें अनबर्न्ड गैस नहीं रह जाती है। और अनबर्न्ड गैस अगर नहीं रहेगी तो स्ट्राइकिंग बैक के भी चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक तरह से ये फ़ायदा होता है और ये प्रिवेंट करता है स्ट्राइकिंग बैक को। और मेकर बर्नर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट है कि मेकर बर्नर में हम आसानी से बिना किसी डेंजर के 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिंग बर्नर। रिंग बर्नर में क्या होता है कि इसमें सीरीज़ में स्मॉल छोटे छोटे से बंसन बर्नर्स लगे होते हैं सर्कल में, ठीक है। इसका भी यूज़ हम हीटिंग पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है टैक्ल्यू बर्नर। टैक्ल्यू बर्नर ये मॉडिफाइड टाइप ऑफ एन ऑर्डिनरी बंसन बर्नर होता है। इसमें टेम्परेचर हायर देन दोज अटेन्ड इन अ बंसन बर्नर इसको भी ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिश टेल बर्नर। फिश टेल बर्नर ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बैट विंग बर्नर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें इसका जो फ्लेम का शेप होता है वो बैट के विंग के तरह होता है, ठीक है। वैसा वो दिखता है, उसका फ्लेम का शेप या फिश के टेल के जैसे दिखता है, उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम फिश टेल बर्नर या बैट विंग बर्नर के नाम से भी जानते हैं। और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? तो ये मतलब ग्लास ट्यूब को बेंड करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। क्यों ग्लास ट्यूब को बेंड करने के लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि ये यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली हीट लार्ज एरिया में ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको ग्लास ट्यूब को बेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है स्टीयरर। स्टीयरर सबको पता है कि मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम पिक्नोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बल्ब लाइक ग्लास बॉटल होता है। देखिए यहाँ पे ये इसका फिगर है, ठीक है। ये बल्ब लाइक ग्लास बॉटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लैब में देखे भी होंगे। इसका बॉटम फ्लैट होता है, नेक लॉन्ग होता है, टेपरिंग होता है, इसका ग्लास का स्टॉपर इसमें लगा हुआ होता है।
और इसमें इसको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एजर्शन रीज़न में या फिर ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इसको हम लोग होल्ड कहाँ से करते हैं। तो इसको हमेशा हम लोग नेक से, जो इसका ऊपर नैरो वाला पार्ट है, हमेशा हम लोग इसके नेक से होल्ड होल्ड करते हैं। कभी भी इसको हम नीचे जो इसका मोटा वाला बल्ब वाला पार्ट है वहाँ से नहीं होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इसमें चेंज करता है टेम्परेचर के साथ साथ, इसीलिए हम इसको हमेशा नेक से ही होल्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हाइड्रोमीटर के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो है हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर हम मिल्क की प्योरिटी की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये ऊपर से पतला और लंबा होता है, बीच में ये थोड़ा सा बल्ब लाइक मतलब बीच में थोड़ा सा इसका बॉटम जो होता है वो बल्ब जैसा होता है, और इसकी जो मार्किंग होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग बताती है। ठीक है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 1015 से 1040 तक हम मेज़र कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जैसे 1015, इसमें क्या होता है कि जो पहले का 2 डिजिट है 10, वो क्या होता है, नहीं लिखा होता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें लास्ट वाले डिजिट लिखे होते हैं, जैसे 15, 20, 30, 40, इस तरह से उसमें मार्किंग होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और होता है कि लैक्टोमीटर एक उसमें एक डेफिनिट टेम्परेचर पे उसकी हम रीडिंग लेते हैं। जैसे इसमें 60 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ख़ास टेम्परेचर पे इसकी हम रीडिंग लेते हैं। तो अगर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का हम इसको, क्योंकि मिल्क के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए, तो अगर हम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का हम मिल्क यूज़ करते हैं तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्यूरेट बताएगा। लेकिन अगर हम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसमें हमें 0.1 ऐड कर देना है। कब करना है? जब हम जो मिल्क यूज़ कर रहे हैं वो हमारा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर का है, और अगर मिल्क हमारा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर का है तो जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसमें हमें 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देना। ये इसकी रीडिंग लेने का तरीका होता है। ठीक है। तो लैक्टोमीटर के बाद आता है हमारा पोर्सलेन बेसिन। पोर्सलेन बेसिन का यूज़ करते हैं इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। हाई टेम्परेचर पे लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है क्रूसिबल। क्रूसिबल पोर्सलेन का बना हुआ होता है। ये हार्ड सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। हार्ड सब्सटेंस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट में एट अ हाई टेम्परेचर में ये ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। और अगर हम इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे ड्राई कर रहे हैं तो उसका जो मटेरियल है वो सिलिका का बना हुआ होता है। फिर आता है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा वाटर बाथ। वाटर बाथ एक राउंड पैन शेप्ड वेसल होता है जो कि कॉपर का बना हुआ होता है। इसमें लिड्स होते हैं, ऊपर कंसेंट्रिक रिड्यूसिबल फ्लैट रिंग्स होते हैं। ठीक है। और ये कॉपर या पोर्सलेन का बना हुआ होता है। इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। जैसे ये 3 यूजेस हैं, उसके साथ एक और को यूज़ दे दिया, बताया कि और बोलेगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन जिसके लिए हम वाटर बाथ नहीं यूज़ करते हैं। तो इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग एट लो टेम्परेचर पे के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर इनडायरेक्ट हीटिंग हमको करना है लो टेम्परेचर में, क्योंकि इसमें जब हम हीट करते हैं तो नीचे से हम क्या करते हैं, स्पिरिट लैंप लगाते हैं, और स्पिरिट लैंप से सबको पता ही है कि बहुत ही कम टेम्परेचर आता है। ठीक है। तो अगर हमें इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है लो टेम्परेचर पे, या हमें मॉइस्चर कैलकुलेट करना है ड्रग सब्सटेंस का, या हमें क्या करना है, सब्लिमेशन, तो उसके लिए हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। डेसिकेटर भी एक एयर टाइट थिक वॉल्ड हार्ड ग्लास वेसल होता है। इसमें ऊपर लिड लगा हुआ होता है, और इसमें बीच में जिंक की प्लेट होती है जो कि परफोरेटेड होती है। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बीच में जिंक की प्लेट होती है, और इसमें हम ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं। ड्राइंग एजेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। ड्राइंग एजेंट भी इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें जो ड्राइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो हम सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यही हमें क्विक ड्राइंग करना है, बहुत जल्दी ड्राई करना है, तो उसके लिए हम वैक्यूम, ये जो यहाँ पे फिगर बना है ये वैक्यूम डेसिकेटर है, उसको हम यूज़ करते हैं। और डेसिकेशन, इसको हम यूज़ क्या, डेसिकेटर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ड्राइंग पर्पस के लिए, फॉर डेसिकेशन, ठीक है, या रिमूविंग मॉइस्चर कंप्लीटली फ्रॉम सब्सटेंसेस, कंप्लीटली मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। या अगर कोई भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हमें स्टोर करना है तो उसको हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा हॉट एयर अवन। ये एक अलमीरा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें चैम्बर्स होते हैं, ये एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इसमें जनरली टेम्परेचर रेंज 50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसमें हायर टेम्परेचर 450 डिग्री या उससे हाई टेम्परेचर भी इसमें अटेंड हो सकता है, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करते हैं? फॉर इवेपोरेटिंग मॉइस्चर ऑफ वेजिटेबल, ड्रग और अदर रॉ मटेरियल, ठीक है, उसके मॉइस्चर को हम इवेपोरेट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं हॉट एयर अवन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका यूजेस लिखा है, फॉर इवेपोरेटिंग मॉइस्चर ऑफ वेजिटेबल, ड्रग्स और अदर रॉ मटेरियल। या हमको डिटर्मिनेशन करना है सॉलिड कंटेंट, मदर टिंक्चर का अगर हमें सॉलिड कंटेंट का डिटर्मिनेशन करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड स्टैंड या वायर गॉज आ गया, ये सबको पता है। ये इसी पे हम जो भी चीज़ को हीट करना है उसको इसी के स्टैंड के ऊपर रखते हैं, फिर उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा वॉश बॉटल। वॉश बॉटल, इसका जैसा नाम वैसा काम। ये किस लिए यूज़ होता है? तो ये फॉर द पर्पस ऑफ वॉशिंग हम इसे यूज़ करते हैं। इसका फ्लैट बॉटम फ्लास्क होता है ये, ठीक। वॉश बॉटल के बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बैलेंस किस लिए यूज़ करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम वेट मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस का वेट मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बैलेंस 3 तरह के आता है, फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस और सिंगल पेन बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो होता है वो अगर लार्ज क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पैन वाला किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ब्रास पैन हम प्रेस्क्रिप्शन सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ब्रास पैन हम प्रेस्क्रिप्शन सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं। ग्लास पैन हम हाइग्रोस्कोपिक और कॉस्टिक सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। हॉर्न पैन हम किस लिए यूज़ करते हैं? हॉर्न पैन भी पूछा जाता है। हॉर्न पैन हम पॉइजनस सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉर्न पैन हम पॉइजनस सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे है और भी है, नीचे हम बताते हैं उसे। केमिकल बैलेंस नेक्स्ट क्या है? हमने बताया फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस, सिंगल पेन बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हम लोग देख चुके हैं। केमिकल बैलेंस माइन्यूट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और सिंगल पेन बैलेंस, जैसा नाम है इसका कि इसमें सिर्फ एक ही पेन होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे वी आर पुटिंग इन एंड पुटिंग आउट ऑफ वेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वहाँ पे हम सिंगल पेन बैलेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओपन टू पेन बैलेंस। इसको हम कब यूज़ करते हैं? लार्ज अमाउंट को वेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है वो इसकी सेंसिटिविटी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपन टू पेन बैलेंस का सेंसिटिविटी 500 मिलीग्राम होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसके नाम में है 2, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम, 100 में क्या है कि 500 डबल ज़ीरो है, तो 500 मिलीग्राम इसका क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है। फिर आता है डिस्पेंसरी बैलेंस। डिस्पेंसरी, डी से डिस्पेंसरी, डी और द से 10, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी सेंसिटिविटी, देखिए ये सब जो बैलेंस है इसकी सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 2 पेन बैलेंस का 500 मिलीग्राम हुआ, डिस्पेंसरी बैलेंस का 5 से 10 मिलीग्राम होता है इसकी सेंसिटिविटी। केमिकल बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस की सेंसिटिविटी होती है 0.5 मिलीग्राम से 0.1 मिलीग्राम, ठीक है। 0.5 मिलीग्राम से 0.1 मिलीग्राम।
तो ये इसकी सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी होती क्या है, तो वो मिनिमम वैल्यू जितने पे फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेंसिटिविटी के बारे में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होता है कि वो मिनिमम वैल्यू जिस पे की फ्लक्चुएशन हो, वो होता है सेंसिटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कोई सब्सटेंस है उसकी क्या जैसे कोई हमारा बैलेंस है, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी जैसे है 1 मिलीग्राम, मतलब एटलीस्ट 1 मिलीग्राम हमें वेट चाहिए। वेट उस पे हम एटलीस्ट 1 मिलीग्राम रखेंगे, तभी हमको उस पे फ्लक्चुएशन नोटिस होगा। तो सेंसिटिविटी वो मिनिमम वैल्यू होती है जितने पे की फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैन बैलेंस के बारे में, उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो है हमारा राइडर, सॉरी, वो है हमारा वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास नहीं, जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है वेट बॉक्स, ठीक है। तो वेट बॉक्स, इसमें हम डिफरेंट वेट्स रखते हैं। डिफरेंट वेट इसमें रखने के लिए वेट बॉक्स का यूज़ किया जाता है। देखिए ये है हमारा वेट बॉक्स, ठीक। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें देखिए इसमें जैसे डिफरेंट वेट्स रखे, जैसे 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, तो अलग अलग वेट इसमें वेट बॉक्स में अलग अलग मेजरमेंट्स के वेट रखे हुए होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइक्रोस्कोप। हम लोग क्लास 11-12 में भी यूज़ किए हैं, ठीक है। ये माइन्यूटली सब्सटेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अब, इसलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, जो भी आपको इसमें अब डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप उसको पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो उसको भी आप चैट में बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।